हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरविंद स्टडी क्लासेस में। आप पढ़ रहे थे यूपी टेट का क्विक रिवीजन चल रहा है हमारा, यूपी टेट का क्विक रिवीजन। तो यूपी टेट के क्विक रिवीजन में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का विकास के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। अब आता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसे हम फटाफट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास हमारी शुरुआत होती है आदिकाल से। शुरुआत होती है आदिकाल से। इसकी शुरुआत होती है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। अब आता है कि आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है। आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है और इसके जो नामकरण किए थे अलग अलग लेखकों के द्वारा, अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा इनके नाम को अलग अलग बताया गया था। तो पहला आता है इसी का नाम में चारण काल। इसे क्या कहते हैं? चारण काल। तो ये चारण काल किसने दिया था? जॉर्ज ग्रीसियन ने। ये किसने दिया था? जॉर्ज ग्रीसियन ने। चाणक्य का जो काल किसने बताया था आदिकाल को? जॉर्ज ग्रीसियन ने। फिर आता है बीजप्पन काल। तो बीजप्पन काल बताया था हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीजप्पन काल किसने बताया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आता है आदिकाल। तो आदिकाल को आदिकाल या वीरगाथा काल, इसे क्या कहते हैं? आदिकाल या वीरगाथा काल। आदिकाल या वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। आदिकाल या वीरगाथा काल। तो आदिकाल और वीरगाथा काल किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, आदिकाल जो कहा था, आदिकाल और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और खाली जो आदिकाल तो खाली जो आदिकाल किसने कहा था? खाली जो आदिकाल किसने कहा था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो ये तो था कि आदिकाल के जो अधिक नाम, अतिरिक्त आदिकाल के अलावा जो नाम है चारण काल यानी जॉर्ज ग्रीसियन ने कहा था, बीजप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आदिकाल या वीरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और आदिकाल जो खाली आदिकाल काल कहा था, ये किसने कहा था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अब आता है आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचना और उनके रचनाकार। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, मतलब ये पूछा जाता है या तो इनके नाम पूछे जाएंगे, पेपर में पूछा जाता है, ये नाम दे दिया जाए बीजप्पन काल किसने कहा था, तो हम क्या बताएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगर पूछा जाए कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था, तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर आता है आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं जो पूछी जाती है, रचनाएं पूछी जाती है कि ये किनके द्वारा रचित है, ये किनके द्वारा रचित है। तो एक रचना पहले आती है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। कौन सी? पृथ्वीराज रासो। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई द्वारा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई द्वारा। चंद्रबरदाई। ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई द्वारा। और इसे ही पृथ्वीराज रासो को ही आदिकाल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आदिकाल का सबसे प्राचीन ग्रंथ। आदिकाल का प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ। आदिकाल का सबसे प्राचीन ग्रंथ ही इसे कहते हैं। ठीक है। यानी पृथ्वीराज रासो को क्या कहते हैं? रासो को आदिकाल का प्राचीन ग्रंथ नाम, मतलब जैसे कहते हैं। ठीक है। एक तो बताइए। दूसरा आता है परिमाण रासो। तो परिमाण रासो
परिमाल रासो, परिमाल रासो के जो रचयिता थे कौन थे? जगनिक। कौन थे? जगनिक। परिमाल रासो को जगनिक, और इसे ही आला खंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आलाहा खंड। आलाहा खंड, इसे ही क्या कहते हैं? आला खंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आला खंड कहते हैं। फिर आता है हमारा कुमार, कुमार रासो। कुमार रासो किसने लिखा? दलपत सिंह ने। कुमार, कुमार रासो ये किसने लिखा? दलपत सिंह। दलपत सिंह, ठीक है। ये किसने लिखा? कुमार रासो, दलपत सिंह। फिर आता है हमारा बीसल देव रासो। फिर आता है हमारा बीसल देव रासो। बीसल देव। फिर आता है हमारा बीसल देव रासो। तो कुमार रासो किसने लिखा? दलपत सिंह ने। कुमार रासो किसने लिखा? दलपत सिंह ने। और बीसल देव रासो रासो किसने लिखा? नरपति, नरपति नाला, नरपति, नरपति नाला, नरपति नाला ने कहा। किसने कहा? बीसल देव रासो ने। बीसल देव रासो ने जो किसने लिखा? नरपति नाला ने, ठीक है। तो ये हमारे बहुत रासो ये थे हमारे रासो। और एक और आता है हमीर, हमीर रासो। तो ये किसने लिखा? संगाधर ने। एक और आते हैं हमारे, एक और आते हैं हमारे, क्या नाम है? हमीर रासो। हमीर रासो, हमीर रासो। ये आदिकाल की रचनाएं हैं। ये रचनाएं कौन सी हैं? आदिकाल की। इन्हें लिखा है संगधर ने। संगधर ने किसने लिखा है? ये संगधर ने। किसने लिखा है? संगधर ने। और आता है हमारा संदेश रासक। संदेश रासक ये लिखा है संदेश, संदेश रासक, संदेश, संदेश रासक। तो संदेश रासक लिखा है अब्दुल रहमान, अब्दुल, अब्दुल, अब्दुल रहमान। संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने, ठीक है। एक आता है हमारी कीर्ति लता, कीर्ति लता पदावली। कीर्ति लता पदावली तो ये किसने लिखी है? विद्यापति ने। कीर्ति लता, कीर्ति लता पदावली, पदावली ये किसने लिखी? हमारी विद्या, ये कीर्ति लता पदावली ये हमारी किसने लिखी है? विद्यापति ने। विद्यापति ने किसने लिखी है? हमारी विद्यापति ने। और एक आता है दोसा कोश। दोसा कोश किसने लिखा? हरप्पा ने। दोसा कोश, दोसा कोश, दोसा कोश। तो दोसा कोश किसने लिखा? सरहप्पा ने। सरहप्पा ने। दोसा कोश किसने लिखा है? सरहप्पा ने। तो ये तो थी हमारी आदिकाल के बारे में कुछ बातें। आदिकाल की जो शुरुआत हुई थी 650 ईस्वी से, आदिकाल की जो शुरुआत हुई थी वो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। आदिकाल को देखो चाणक्य काल किसने कहा था? जानी ग्रीसियन ने कहा था। बीजप्पन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और आता है आदिकाल को, आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आता है कि आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाओं में एक रचना है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाय ने। और इसे आदिकाल का प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे कहते हैं? पृथ्वीराज रासो को। फिर आता है हमारा परिमाल रासो। फिर आता है हमारा परिमाल रासो। तो इसे किसने लिखा? जगनिक ने लिखा। इसे आलाखंड कहते हैं। जगनिक ने लिखा और इसे क्या कहते हैं? आलाखंड कहते हैं। फिर आता है कुमार रासो। कुमार रासो ये किसने लिखा? दलपत सिंह ने। किसने लिखा? दलपत सिंह ने। फिर आता हमारा बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नाला ने। नरपति नाला ने। फिर आता है हमारा हमीर रासो। हमीर रासो किसने लिखा? संगाधर ने। संगाधर ने। फिर आता संदेश वाहक किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने। फिर कीर्ति लता पदावली विद्यापति ने।
और दोसा को सरप्पा, इसे बहुत बार पूछा जाता है, इन्हें बहुत बार पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा पूर्व मध्यकाल, ये तो आदिकाल हो गया। फिर आता है हमारा पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल कब से शुरुआत हुई थी? 1350 से। कब से शुरुआत होगी? 1350 से, और इसकी शुरुआत कब तक है? 1650 तक। तो इसमें क्या हुआ था? मध्यकाल में क्या हुआ था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी इसे कहते हैं। जो पूर्व मध्यकाल है इसे स्वर्ण काल कहते हैं, भक्ति आंदोलन काल कहते हैं। कि इसमें क्या हुआ था? भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहते हैं। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो भी कहां से हुई थी? दक्षिण से। कहां से हुई थी? दक्षिण से। इसे भक्ति काव्य, इसमें क्या होता है? भक्ति काव्य होता है कि इसमें दो शाखाओं में जो बांटा गया था भक्ति काव्य की, एक निर्गुण काव्य शाखा और एक सर्वगुण काव्य शाखा। तो निर्गुण काव्य शाखा में कौन कौन से कवि थे? जैसे ज्ञानश्री थे, ज्ञानश्री शाखा मतलब निर्गुण काव्य शाखा धारा थी, तो वो भी दो प्रकार की थी। निर्गुण काव्य धारा भी दो प्रकार की थी, जिसमें से ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। तो ज्ञानश्री शाखा किसकी थी? कबीरदास जी की। और प्रेमाश्री शाखा के जो कवि थे वो जयसी थे। फिर आता है हमारा सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा क्या में भी दो भागों में बांटे गए थे, कृष्णाश्री जिसके कवि थे सूरदास जी, और रामाश्री तो इसके कवि थे तुलसीदास जी। तो आते हैं हम पूर्व मध्यकाल में। आते हैं हम पूर्व मध्यकाल में। तो क्या हुआ था पूर्व मध्यकाल में कि पृथ्वीराज रासो, बताओ, अच्छा बताओ आप लोग, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद बरदाई ने। किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। और इसे ही पृथ्वीराज रासो को क्या कहते हैं? प्राचीन, सबसे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे कहते हैं? पृथ्वीराज रासो को। और किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। ठीक है। और जगनिक ने क्या लिखा है? जगनिक ने क्या लिखा है बता सकते हो आप लोग? अभी हमने बताया था जगनिक ने क्या लिखा है। जगनिक ने क्या लिखा है बता सकते हो? परिमाल रासो, परिमाल रासो। और इसे ही आलाखंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आलाखंड। आता है हमारा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? 1350 से 1650 तक। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। कब हुई थी? 1350 से 1650 ईस्वी तक। इसे क्या कहते हैं? हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं इसे। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसे हम भक्ति का, इसे क्या कहते हैं? इसे भक्ति काव्य काल भी कहते हैं। भक्ति काल भी कहते हैं। ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? जो पूर्व मध्यकाल है इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे भक्ति काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भक्ति काल। भक्ति काल। अब देखो भक्ति काल को हम दो भागों में पढ़ते हैं। भक्ति काल को हम दो भागों में पढ़ते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। किसमें पढ़ते हैं? निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा। ठीक है। तो भक्ति काल को हम कितने भागों में पढ़ते हैं? दो भागों में पढ़ते हैं। एक है सगुण काव्य धारा और दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा भी को दो भागों में पढ़ा जाता है। एक होती है ज्ञानश्री और दूसरी होती है प्रेमाश्री। एक है ज्ञानश्री, दूसरी है प्रेमाश्री। प्रेमाश्री। ठीक है। पहली है ज्ञानश्री और दूसरी है प्रेमाश्री। तो ज्ञानश्री के जो कवि थे जिनके बारे में पढ़ा था वो है कबीर जी। वो कौन है? कबीर जी।
और प्रेमाश्री में जो पढ़ाया था वो है जायसी, वो है जायसी, वो है जायसी। ठीक है, तो प्रेमाश्री में जिसे पढ़ाया जाता है वो कौन है? जायसी। ठीक है, जायसी की कौन सी रचना थी सबसे प्रसिद्ध रचना? सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? पद्मावत। पद्मावत, जिस पर अभी मूवी बनी थी पद्मावत, तो कौन सी थी? पद्मावत। और फिर आता है हमारे सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा में दो धाराएं थी, कृष्ण, सगुण काव्य धारा में हमारी दो धाराएं थी, कृष्णश्री और रामाश्री, कृष्णश्री और रामाश्री, रामाश्री, कृष्णश्री और रामाश्री। ठीक है, कृष्णश्री और रामाश्री, कृष्णश्री और रामाश्री। ठीक है, कृष्णश्री और रामाश्री, यानी पूर्व। तो सगुण काव्य धारा को कृष्णाश्री काव्य धारा और रामाश्री, कृष्णाश्री काव्य धारा और रामाश्री। तो कृष्णाश्री काव्य धारा के जो कवि थे वो सूर्यदास थे। कौन थे? सूर्यदास। कौन थे? सूर्यदास। और रामाश्री का कवि थे कौन थे? तुलसीदास, तुलसीदास। ठीक है, ये तो इनके कवि थे। अब आ जाओ इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं जो पूछी जाती हैं, तो जायसी की कौन सी रचना है? पद्मावत, 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 अखरावट, पद्मावत, पद्मावत, अखरावट, अखरावट, पद्मावत और अखरावट। फिर आती है आखिरी कलम, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलम, आखिरी कलम। आखिरी कलम। ठीक है, ये किसकी रचनाएं थी? ये किसकी रचना थी? जायसी की। ये किसकी रचना थी? जायसी की रचना थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, इन्हें पूछा जाता है। ठीक है, इन्हें पूछा जाता है। फिर आते हैं हमारे जो थे तुलसीदास। तो तुलसीदास की रचना थी मंगल, कृष्ण गीतावली। मंगल, एक थी मंगल, मंगल, दूसरी थी कृष्ण गीतावली। मंगल और कृष्ण गीतावली, मंगल और कृष्ण गीतावली। और वैराग संदीपन, वैराग्य संदीपन, संदीपन। ठीक है, तो ये किसकी रचना थी? ये तुलसीदास की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। जो पूछा जाता है उतनी रचनाओं को हम आपको बता रहे हैं, उतनी रचनाओं को हम आपको बता रहे हैं जो पूछा जाता है। फिर आता है हमारा सूर्यदास जी। तो सूर्यदास की रचना कौन थी? एक थी सूर्य सागर साहित्य लहरी थी, सूर्य सागर, सूर्य सागर साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर्य सागर साहित्य लहरी। और कौन सी थी? भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। तो ये किसकी रचना थी? ये सूर्यदास की रचना थी। ये किसकी रचना थी? ये हमारी रचना थी सूर्यदास की। ये किसकी रचना थी? हमारी सूर्यदास की रचना थी। ठीक है, फिर आती है हमारी, और इसके अलावा भी और कवि थे, इसके अलावा भी और कवि थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें हम देखते हैं। एक तो थे नंददास जी, इनकी रूप मंजरी। क्या नाम था उसका रचना का? रूप मंजरी, रूप मंजरी। किसकी थी? नंददास की, नंददास की रूप मंजरी किसकी थी? नंददास की। ठीक है, फिर थी एक बानी। बानी किसकी रचना थी? रैदास की। बानी, बानी किसकी रचना थी? एक रैदास की। बानी किसकी रचना थी? रैदास की। बानी किसकी रचना थी? रैदास की। फिर आता है नरसी का मायका राम गोविंद और गीत गोविंद।
नरसी का मायका, नरसी का मायका रास गोविंद, नरसी का मायका, नरसी का मायका राग गोविंद और गीत गोविंद, राग गोविंद, राग गोविंद और गीत गोविंद, राग गोविंद और गीत गोविंद। तो नरसी का मायका राग गोविंद गीत गोविंद ये किसकी रचना थी? मीराबाई की। ये किसकी थी? मीराबाई की। ये किसकी रचना थी? मीराबाई की। ठीक है, ये किसकी रचना थी? मीराबाई की। फिर आता है आते हैं एक रसकान जी। तो रसकान जी की कौन सी रचना थी? प्रेम वाटिका सुजान रसकान। इसकी कौन सी रचना थी? प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका सुजान, सुजान रसखान, रसखान। ये किसकी रचना थी? रसखान की। ये किसकी रचना थी? रसखान की। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है जिन्हें बार बार पूछा जाता है, उन्हीं को हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी, फिर आती है हमारी, ये है तुलसीदास की रचना थी पार्वती मंगल, है पूरा नाम इसका, पार्वती, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल है इसका पूरा नाम। ठीक है, पार्वती मंगल। फिर आती है हमारी पंच क्या नाम? कवि प्रिया और रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। ये किसकी थी? केशव दास की। कवि प्रिया, कवि प्रिया रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। ये किसकी रचना थी? केशव दास की। किसकी रचना थी? केशव दास की, केशव दास की। ठीक है, ये किसकी रचना थी? हमारी केशव दास की रचना थी। और केशव दास की एक रचना और थी, क्या नाम था उसका? रामचंद्रिका। क्या नाम था? रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका भी किसकी रचना थी? केशव दास की रचना थी। तो ये तो था हमारा भक्ति कालीन, मतलब पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल हम कहते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 1350 से 1650 ईस्वी तक। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। इसे आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसे भक्ति काल कहते हैं। इसे भक्ति काल को दो शाखाओं में पढ़ते हैं। एक थी निर्गुण, एक थी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा में भी दो भागों पढ़ते हैं, ज्ञानश्री और प्रेमाश्री, ज्ञानश्री और प्रेमाश्री। और इसमें क्या पढ़ते हैं? कृष्णाश्री और रामाश्री, कृष्णाश्री और रामाश्री। और ये थी कुछ रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं जिन्हें पूछा जाता है। तो यहाँ से हमारे दो काल, आदिकाल और क्या नाम, आदिकाल और मध्यकाल की क्या था? मध्यकाल पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, द्विवेदी युग और छायावादी युग। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। तो इसी के साथ ये आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और नेक्स्ट में पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल और आधुनिक मध्यकाल और द्विवेदी युग और छायावादी युग। तो इन्हें हम पढ़ेंगे। और छायोत्तर युगीन जो थे, छायोत्तर युग की जो रचना थी सारी हम जो था वो होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।